तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूछा था कि हम एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 24 में, आई थिंक आपका फेब में एग्जाम है। तो मैंने आपसे पूछा था कि एसएससी जीडी के यदि आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर आपके हैं 23 में जो कंडक्ट हुए थे जनवरी में, तो वो टोटल 76 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो 76 में एग्जाम कंडक्ट होने का मतलब ये है कि हर शिफ्ट में आपके 20 क्वेश्चंस के समथिंग आए थे। हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आया था। तो मतलब आपके 15,000 के समथिंग, 1520 के समथिंग ये क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके। ठीक है, यदि हम देखें तो 76 शिफ्ट थी और हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं। तो 76 और अगर 20 क्वेश्चन का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके टोटल 1520 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते तो आप मुझे बताएं। तो हमने देखा था, आपने देखा होगा पोल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने ये बोला कि हाँ सर आप कराइए। ठीक है, तो आपकी हाई डिमांड पर ये सीरीज लेकर मैं आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं एसएससी सीजीएल की भी सीरीज ये चला रहा था 39 शिफ्ट की, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये वाली जो सीरीज है हमारी, ये एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जो 24 में आपका होने वाला है। अभी आपके पास 2 महीने के समथिंग है। तो भाई अपने आप को झोंक दो इस एग्जाम में। ठीक है, और देखिए मैथ्स में जो होता है ना, प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल क्रिएट करती है। आप कितनी ही कुछ भी पूरा बेसिक कंप्लीट कर लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन यदि आप मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यदि मैं खुद भी प्रैक्टिस ना करूँ ना, तो मैं आपको पढ़ाना भूल जाऊंगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, स्पेशली मैथ्स में। हालांकि हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस होना जरूरी है, बट मैथ्स की यदि मैं बात करूं तो मैथ्स में प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, एसएससी जो एग्जाम है ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेम पैटर्न में रिपीट करता है। ठीक है, तो जो ये हमारे 1520 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1500 के समथिंग ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और आपके पूरे कंसेप्ट कवर होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो यदि आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं ना, तो आप 95% तक, मैं बोलूंगा 95 के 100% ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना छोड़ देना, आप आपका पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में ये सीरीज को कंप्लीट करते जाइए, तो आपका एक रिवीजन की तरह ये चलता चलेगा। ठीक है, तो हम डेली 20 क्वेश्चंस लाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दिन में एक की जगह 2 क्लास लेकर आ जाऊं, ताकि ये सेट्स आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि 76 सेट्स हैं। लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय लगेगा अगर इसे मैं एक एक दिन लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं अपना 100% इसमें लगाऊंगा। जब भी मुझे समय मिलेगा 2 सेट लाऊंगा, किसी दिन 3 सेट भी लाऊंगा, कोई वो नहीं। हमारा टारगेट रहेगा कि 76 सेट्स को कंप्लीट करना। ठीक है, तो भाई चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और पिछली जो हमारी सीरीज चल रही है उसको देख कर आएं। और साथ साथ मैंने आपको वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन की सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है। वैदिक मैथ्स क्या होता है, आपकी जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे हम एग्जाम में जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, वो सभी बातें मैं वैदिक मैथ्स में आपकी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आप सो कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं ना कि सर शॉर्ट ट्रिक्स होती है 5 सेकंड में आंसर लाएं, 10 सेकंड में आंसर लाएं, तो ये सब आंसर कैसे आते हैं, ये हमारे भारत के ही मैथमेटिशियन थे जिनकी खोज थी। ठीक है, तो वो आपको देखना है तो उनका इंट्रोडक्शन पूरा देखकर आ सकते हैं आप वो वीडियो में। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मेहनत इतनी करो या मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ ना, तो आपके जीत से ज्यादा आपके हार के चर्चे हो। देखो हमारे हाथ में जो है ना, वो फ्यूचर नहीं है। हमारे हाथ में हमारा जो टारगेट है वो नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है आज की मेहनत। आपके हाथ में कि आज आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज का ही रिजल्ट आपको कल मिलने वाला है। देखो हमारी आदत होती है ना कि हम चीजों को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने की हमारी आदत होती है। जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती है तब तक हम ये करते हैं। और मुझे पता है कि जब से एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पर सर्च करा होगा स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी इन 2 मंथ, हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी इन 3 मंथ, इस तरीके से। ठीक है, और आप इस तरीके सर्च कर रही है, जाहिर से होता है सभी के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्ट्रेटेजी आप जो भी देख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको स्ट्रेटेजी बनाकर बता रहा है, या मैं अपनी रूटीन बताता हूं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग फेवर में बैठती है। मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको हो सकता है रात में अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे देखकर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और आप मॉर्निंग में 4 बजे उठने लगेंगे। 4 बजे आप उठकर बैठ रहे हैं, लेकिन आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ रही है जितनी आपकी रात में एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखकर अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, पूरे कंसेप्ट कवर करिए, सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके कंसेप्ट कवर करिए। और पढ़ाई को टाइम देखकर बिल्कुल भी मत करिए। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, कभी भी घंटे देखकर पढ़ाई नहीं होती है, ये बहुत गलत तरीका है। आप लोग समय देखकर पढ़ाई ना करें, आप लोग सिलेबस देखकर पढ़ाई करें। ठीक है, जैसे आपका 12th का एग्जाम होता है या कोई भी आपका फाइनल एग्जाम होता है, जब 2 दिन पहले की मैं बात करूं किसी भी एग्जाम के, तो आप उस टाइम के टाइम देखते हैं? नहीं देखते ना। आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कुछ भी हो जाए हमारा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो। तो आपका टारगेट आज से ही वो होना चाहिए। ठीक है, कई बार बच्चों को होता है सर मन नहीं लगता पढ़ाई में। भाई भाई आपका वाई स्ट्रांग है ना, आपकी जो आज की परिस्थिति चल रही है, यदि वो
आपको पता है कि क्या परिस्थिति और आप चाहते हैं सच में उसको बदलना, तो आपके अंदर से आलस आएगा ही नहीं। आपके अंदर से आलस आएगा ही नहीं और आप चीज़ों को टालेंगे नहीं। यदि आपको भूख है, ज़रूरत है ना, तो आप मेहनत करेंगे। यदि आपको ज़रूरत नहीं है, लग रहा है कि हमारी पूरी जुगाड़ हो जाएगी, तो फिर मेहनत क्यों करेंगे आप? यदि आपको लगता है ना कि आपको भूख है, तभी आप मेहनत करेंगे भाई। मेहनत उसी से होती है जिसको भूख होती है। जिसको करना होता है वो नहीं करता है, जिसको करना ही करना है वो करेगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो सीरियस तरीके से आप पढ़ाई करने बैठ जाइए भाई। ठीक है? जितना भी आप जो भी कहीं भी समय देते हैं, रील्स देखने में देते हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल ज़्यादातर समय आप लोगों का रील्स देखने में जाता है। मैं खुद का भी बताता हूँ, कई बार मैं भी रील्स में लग जाता हूँ। 5-10 मिनट तक निकल जाता है, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरा समय जा रहा है। बट वो चीज़ को आप सीखें, ठीक है? और अभी कुछ समय में बोलूँगा, 1-2 महीने जब तक आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तब तक इन चीज़ों से दूर रहें और अपने एग्ज़ाम पर प्रॉपर तरीके से फ़ोकस करें। ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी बातें पूरी समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बातें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का सेट है और ये 76 सेट्स में कवर करने वाला हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन पर डे में आपके कराऊंगा। और मैंने बोला ना कि मुझे समय मिलेगा तो मैं 2 सेट भी करा दूंगा दिन में, 3 सेट भी करा दूंगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपकी अपलोड करते रहूंगा। ठीक है? तो चैनल के साथ इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें भाई लोग। ठीक है? और हम बहुत जल्दी 1000 की फैमिली क्रॉस करने वाले हैं। आई होप कि 1-2 दिन में हम क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है? तो आपका प्यार जो इतने दिनों से मिल रहा है मुझे, इसी प्रकार से बनाए रखें। ठीक है? और मेहनत करें, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें भाई। वो मैसेज का मुझे इंतजार रहता है कि कब आपका वो मैसेज आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उससे बड़ी किसी टीचर के लिए खुशखबरी की बात हो नहीं सकती। ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें भाई। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एक शॉपकीपर है जो 40% का डिस्काउंट अलाउ करता है किसी आर्टिकल पर, स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और फिर भी 20% का उसको प्रॉफिट होता है। हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे? कितनी कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर देगा यदि उसका जो आर्टिकल की मार्क प्राइस है वो 2400 रुपये। और उसमें पूछा है हमारे से कि हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क्ड प्राइस इज 2400। देखिए, सबसे पहले तो सीपी क्या होती है आप सभी को पता होगा, एसपी क्या होती है और एमपी क्या होती है। तीन चीजों का पता होना आपको जरूरी है। मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ क्वेश्चन को कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को एक दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, मतलब आपसे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है भाई? देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एक दुकान से जाकर, एक फैक्ट्री से जाकर 200 रुपए का एक आर्टिकल खरीद के लाया। ठीक है? अब उस पर मैं क्या करूंगा, मुझे उसको बेचना है। लेकिन आपको पता है कि आजकल क्या चलता है कि हम जब भी कोई चीज बेचते हैं, आप भी शॉपकीपर यदि कोई है तो वो समझ पाएगा, और यदि नहीं है तो आपको पता होगा कि सर जब हम भी किसी शॉप पर जाते हैं तो हम तब तक उससे वो चीज हमको तब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक कोई डिस्काउंट ना मिल जाए। ठीक है? हमको पता है कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने 200 रुपए बोला और वो एक्चुअल में बेचारा 210 रुपए में भी हमको चीज दे रहा है ना, लेकिन हम फिर भी उससे डिस्काउंट लेंगे। ठीक है? तो इसलिए यहां से जन्म हो जाता है मार्क्ड प्राइस का, जिसको हम अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। और ये जो मार्क्ड प्राइस होता है जिसको हम बढ़ाकर लिखते हैं उसका नाम होता है अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य। उसके बाद आता है ये, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो देखिए, 200 रुपए चीज थी, उसको बेचना 210 में है, लेकिन उसको कुछ बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है डिस्काउंट देना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 220 रुपए लिख देगा। अब आप आएंगे कि भैया हमेशा तो आपके यहाँ से सामान लेते हैं ना, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैम। आप भैया बन जाएंगे ना, आप बोलेंगे बहन से कि बहन बिल्कुल आप मेरे यहाँ से सामान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे मैम आपके लिए 10% का डिस्काउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट। आप उसको 10 रुपए का डिस्काउंट देंगे, वो भी खुश। और आपको पता है आपको जितना कमाना था आपने भी कमा लिया। ठीक है? तो आपको देखो एक्चुअल में कमाना था 10 रुपए ही, लेकिन आपको बढ़ाकर क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंट मांगेगी पब्लिक। ठीक है? तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, यहाँ पर सिर्फ बताने का ये मोटिव था आपको कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। तो आपका जो डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और आपका जो लाभ या हानि होती है ना, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। समझ में आ गई बात? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सीपी, एसपी और एमपी तीन मूल्य लिखे हुए हैं। आप कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस खाकर जो बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है, या फिर आप मार्क्ड प्राइस में जो डिस्काउंट देते हैं वो भी सेलिंग प्राइस ही होता है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक साथ में बताते चलूंगा, ताकि जो बच्चा पहली बार आ रहा है ना भाई, जिनको ये टर्म्स भी नहीं पता है, वो भी थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा। ठीक है? चलिए, तो अब मैं इसका बता देता हूं कि यहाँ पर सीपी और एसपी में, सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। सीपी और एमपी का मतलब होता है क्रय मूल्य में, और दूसरा अंकित मूल्य में एक रिलेशन होता है। क्या होता है सर? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में ये रिलेशन होता है कि आप जब भी सीपी, तो सीपी के सामने हमेशा क्या आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट,
डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। देखो माइनस प्लस किस हिसाब से चलता है, प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस, क्योंकि आप प्रॉफिट मतलब फायदा हो रहा है तो इसलिए प्लस लगाएंगे साइन, लॉस मतलब होता है नुकसान हानि तो माइनस लगाएंगे। उसी प्रकार से डिस्काउंट भी कहीं ना कहीं माइनस ही होगा ना, क्योंकि कम किया जा रहा है, हालांकि वो हानि नहीं है लेकिन कम तो किया जा रहा है ना, तो उसको माइनस ही बोलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर लॉस है तो माइनस का लॉस, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन होता है। डिस्काउंट को हम बट्टा बोलते हैं, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं और हानि को लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम रिलेशन बताते हैं कि सीपी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो सीपी और एमपी में क्या रिलेशन बनेगा, यदि मैं रेशियो लूँ तो सर ये 100 के साथ क्या आएगा, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पर आप देखें, 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है सर, माइनस करेंगे 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या रिलेशन बन जाएगा, 60:120। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रिलेशन क्या बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर बोला है हाउ मच कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस लगेगा यदि एमपी 1200 है। भाई एक बात बताइए, यहाँ पर एमपी हमारे हिसाब से 2 आई और वो कितना बोल रहा है 1200, तो मुझे बताइए यदि सॉरी 2400 आई है ना, एमपी यदि 2400 है तो आपसे सीपी पूछा है, सीपी कितनी होगी। तो सर देखिए 1:2 में रिलेशन था ना, मतलब ये डबल है ना लगभग, तो सर ये कितना होगा 1200 होगा ना। तो सर ये तो ओरल ही हो गया, 1:2 में है और यहाँ पर ये 1200 ये 2400 इसकी वैल्यू दी हुई है, तो निकालेंगे कैसे। तो जो बच्चे मुझसे पढ़े उन्हें चॉकलेट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर रेशियो 2 की कीमत कितनी है सर, 2400, मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 चॉकलेट की कीमत 2400 है, तो सर हमको एक की निकालना है ये वाली वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे और एक निकालना तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1200 रुपीज इसकी सीपी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक आदमी एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। फिर वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। बोलने का मतलब ये है कि पहले वो यहाँ से चलता है ना, तो वो बाइक से जाता है, स्कूटर से जाता है जो कि स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। रिटर्न में वो साइकिल से आता है जिसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आ रही है। आपसे एवरेज स्पीड पूछी है पूरी जर्नी में। भाई एक बात ध्यान रखना, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एसएससी जीडी में। एवरेज स्पीड दो प्रकार से निकाली जाती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एवरेज स्पीड का मतलब होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, सॉरी राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं आई ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक। लेकिन मैं बोलता हूं कि जब भी, एक कंडीशन बता रहा हूं, जब भी जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस बराबर दिया हो, क्या बोला मैंने, जब भी जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस बराबर दिया हो, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन में S1 + S2 बन जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन सर इसी पर बेस है, क्योंकि जा रहा है उतनी डिस्टेंस, आ भी रहा है उतनी डिस्टेंस, तो सर जितनी डिस्टेंस जा रहा है उतनी ही आ रहा है ना, तो उस केस में हमको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात समझ में आई, मतलब दोनों जो स्पीड से चल रहा है उसमें बराबर डिस्टेंस जब चले तब की बात है। तो सर यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, ट्वाइस मतलब 2 इंटू S1 मतलब पहली स्पीड कितनी है 64 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है 16 नीचे दोनों स्पीड को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर 2 इंटू में 64 इंटू में 16 और अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए तो ये 80 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो जिसको कटना होता है ना उसको मल्टीप्लाई कभी भी ना करें। ये बात मेरी ध्यान से सुनते चलें, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। हम क्या करते हैं ना, कई बार मल्टीप्लाई को कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में फिर काटना होता है। जब कद्दू को कटना ही है तो उसको सहज कर क्यों रख रहे हैं भाई। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब तरबूज खाना है तो उसको तुरंत फ्रिज में कैसे रख रहे हैं आप, उसको नॉर्मल करेंगे ना, तरबूज खाते हैं आप लोग, वाटरमेलन ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर जब आपको बाद में काटना ही है, जब कटने ही वाला है, तो उसको जोड़ने से क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब है, ठीक है। तो कटता होगा, सबका कटता है भाई, 16 5 का कितना होता है 80, ठीक है। अब कितना आ रहा है ये 128 अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10, 5 5 से 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ गई, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, 5 महिलाएं, सॉरी वुमेन बोला था, 5 महिलाएं किसी काम को, 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करती हैं। बहुत अच्छी बात है सर, करना ही चाहिए। और आगे बोल रहा है 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसके दो तरीके बता रहा हूं करने के। तो बोल रहा है कितने दिन में दो वुमन, कितने दिन में 2 वुमन प्लस 4 चिल्ड्रन इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम लेकर बता देता हूं, देखो जब 5 महिलाएं मिलकर 8 दिन में काम करती है ना, तो एक महिला मिलकर कितने दिन में करेगी, डिवाइड बिल्कुल भी मत कर देना। क्यों, क्योंकि सर 5 महिला मिलकर जब 8 दिन में कर रही है, तो जब एक ही महिला करेगी ना तो उनको 40 दिन का समय लगेगा। कैसे, 8 × 5, इस केस में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है।
और एक चिल्ड्रन कितने दिन में करेगी, तो सर 8 इंटू 10 में करेगा, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो सर देखिए यहाँ पर वुमन और चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो हम एलसीएम लेकर करते हैं। एलसीएम मेथड आपने सुना होगा, ये 40 और ये 80 दिन में कर रहे हैं। एक वुमेन 40 दिन में, एक चिल्ड्रन 80 दिन में। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपके भेजे में जा रही होगी। तो सर यहाँ पर यदि मैं इनका एलसीएम 80 ले लूँ, तो ये 1 आ गई इसकी क्षमता, इसकी 2 आ गई। हमसे क्या बोला है कि दो वुमेन है ना, तो 2 और एक वुमेन की क्षमता कितनी है, 2 है, तो ये 4 क्षमता से करेगी, और ये 4 इंटू 1 की क्षमता से करेगा, तो ये 4 प्लस 4 कितनी क्षमता हो गई सर, 8 क्षमता से। कितना काम कराना है, 80 काम था ना, देखो टोटल 80 काम माना था, तो सर 80 काम 8 की क्षमता से कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। तो ये तो आंसर आ गया आपका एक पहली मेथड से। इसके लिए मैं दूसरी मेथड भी बता देता हूँ, जिनको ये भेजे में नहीं गई है वो दूसरे से देखें। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, 5 महिलाएं मिल गई और वो मिलकर बोलते हैं हम 8 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। देखो वुमेन को मैं क्षमता मान लेता हूँ कि 5 महिलाएं, हर एक वुमेन की क्षमता W है, 8 दिन तक रेगुलर काम करें तो इतना काम करेंगे, और उतना ही काम 8 बच्चे मिलकर ना भैया वो 10 दिन में कर दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए काट देते हैं, काटा और पीटी, 8 से 8 कटा, 5 2 10, तो वुमेन अपॉन में चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1 आ गई। ठीक है, अच्छा टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकती है, या तो इससे निकाल दो या इससे। तो टोटल वर्क कितना है सर, कुल काम कितना है, 5 महिला मिलकर 8 दिन में काम कर रही थी। अच्छा महिला की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब मैं इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि पता है बाद में कटना ही है, तो ठीक है। चलो किससे करवाना है सर, 2 वुमेन से। तो ये जो काम है ना 5 इंटू 2 इंटू 8, ये किससे कराना है, 2 महिला प्लस 4 बच्चों से। महिलाएं कितनी है, 5 इंटू 2 इंटू 8, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप लोग, छोटा दिख रहा है तो वुमेन की कितनी है 2, तो 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 4 8, तो आ जाएगा 10, तो 10 डेज में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आप देख रहे हैं तो, है ना। ये गलत बात है, यदि आप देख रहे हैं और आपको सही लग रही है वीडियो तो लाइक करें। यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आता है और यहीं से मुझे एनर्जी आती है आपको पढ़ाने के लिए। खैर आप लाइक नहीं भी करोगे ना, तब भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी लाइक कर दो यार। ठीक है, चलो देखो, कसम है भाई पड़ोसी की, ठीक है, पड़ोसी की कसम देने लगे हैं आजकल, धनिया पुदीना से कोई मतलब नहीं है। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो डायमीटर दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मतलब होता है व्यास, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। चलो व्यास मतलब होता है डायमीटर जो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर की बात चल रही है भैया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का योग ज्ञात करना। पहले ध्यान से सुनिएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πr और r+h, ये होता है। ठीक है, अच्छा हमको क्या निकालना है सर, हमको इन दोनों का सम निकालना है। तो सर इन दोनों का टोटल सम कितना हो रहा है देखिए आप, तो सर हम बोलेंगे 2πr/h प्लस में 2πr+h। ठीक है, ये निकालना है हमको, बस कुछ नहीं करते, पुट कर देते हैं। मैं बोलता हूँ इसमें से 2πr कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा, h प्लस r प्लस h बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसी को मैंने ऐड किया है ना, तो कितना हो जाएगा 2πr 2h प्लस r हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू देखो 22/7 दी हुई है, रेडियस हमने देखो ऊपर लिखा हुआ 7, 2 इंटू 2 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, कटता तो है ही बेटा, इंटू 22, और यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 7 और 4 11, तो ये 22 इंटू 22 आ रहा है, 22 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए भैया, याद नहीं है तो टेक चुल्लू भर पानी एंड मारो डूब उसमें, इतना तो याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर, ये इतना तो सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना भैया। चतुर्थ समानुपात क्या होता है, देखिए यदि 4 नंबर दिए हुए ना ऐसा जो समानुपात में है, तो इसका नाम चतुर्थ समानुपात होता है, इसका तृतीय समानुपात इसका होता है, इनके बीच में जो आएगा उसका नाम होता है मध्य समानुपात। ठीक है, चलिए तो जब भी हमको चतुर्थ समानुपात निकालने का आएगा तो हम क्या करेंगे सर, तो 3 संख्याएं दी होगी, देखो ऐसे बोला होगा कि ABC 3 संख्या है, तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए चतुर्थ समानुपात, तो क्या करेंगे, आखिरी की 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और पहली से डिवाइड कर देंगे, ये होता है चतुर्थ समानुपात। तो सर यहाँ पर उसी प्रकार से आखिरी की 2 संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आखिरी की ही करना है, शुरू का नहीं करना है। ठीक है, और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है,
समझ में आना ही चाहिए भाई लोग। ठीक है, तो ये 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और वो किस प्रकार से होता है मैं बता देता हूँ। रूट के बाहर कौन आएगा, देखो ये इसके अंदर क्या होगा, 4 × 2 होगा ना, तो ये 4 2 बनकर बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2√2, और इंटू में ये बाहर नहीं आ पाएगा भैया, तो ये √21 ही रहेगा। नीचे इसको लिख सकता हूँ √2 × √3, √2 से कट गया। ठीक है, ये √3 से √7 बार में कट गया, रूट तो चले गई, तो 2√7 इसका आंसर आ गया। ये 2√7 इसका आंसर है। चलिए, एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकते हैं। एक पेंटिंग को, ए जो है एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट कर सकता है, और सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे तो। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। पहले इसका एलसीएम लेकर हम जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है एलसीएम की वो कर लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है महत्तम, आई थिंक महत्तम या लघुत्तम होता है। लघु मतलब होता है लघु कथा, शॉर्ट स्टोरीज। हाँ, लघुत्तम समापवर्तक होता है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो सर इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका मतलब होता है सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो तीनों के पहाड़े में है। सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो तीनों के पहाड़े में जाए। तो आपको ऐसा कौन सा मल्टीपल दिख रहा है जो तीनों के पहाड़े में आएगा? तो आप बोलेंगे सर 120 ऐसा है जो इसके पहाड़े में आ रहा है तीनों के में। ये 10 बार में आता है, ये 15 बार में आता है, और ये 12 बार में आता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि पहले ए से काम शुरू करवा रहे हैं, और ए शुरू कर रहा है लेकिन बी और सी हर ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर साथ देते हैं। तो पहले दिन ए बेचारा सिंगल काम कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी ही करते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल हो गए। फिर तीसरे दिन ए सिंगल काम करता है, फिर ए बी सी काम करते हैं। तो आप एक कहानी देख रहे हैं, सर पहले दिन ए करा, फिर ए बी सी करा, फिर ए करा, फिर ए बी सी करा। तो कहीं ना कहीं सर 2 दिन की साइकिल रिपीट हो रही है हर 2 दिन में। तो आप बोलेंगे कि सर टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो आप बोलेंगे देखो, पहले दिन ए ने काम किया तो 10 काम किया होगा, दूसरे दिन तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 10 + 15 25, क्योंकि ये एफिशिएंसी क्षमता मतलब होता है हर एक दिन का काम। तो ये तीनों का हर एक दिन का पर्सनली काम आ गया। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे एक दिन में? तो आप बोलेंगे सर 10 और 15 25, 25 में 12 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 37। तो दूसरे दिन 37 काम कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों देखें कि हम पहले दिन ये कहानी, दूसरे दिन की ये कहानी, तो टोटल 2 दिनों में 47 काम कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो सर टोटल 2 दिनों में 47 काम कंप्लीट हो रहा है। इसके दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 2 दिनों में अगर 47 काम कंप्लीट हो रहा है, तो आप एक बात बताइए, हमको कितना काम कराना है सर? 120 काम कराना है ना। तो आप बोलेंगे सर देखिए, 3 बार पढ़ दूंगा तो ये काम ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 4 दिन तक ही काम करवाऊं 2 गुना, तो 47 गुना कितना होता है? 94 काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, 4 दिन में ये कहानी बन गई। अच्छा, 5वें दिन कौन आएगा? 5वें दिन ए फिर आएगा ना। तो ए की क्षमता कितनी रहेगी? 10। तो 5वें दिन ए काम करेगा, 10 काम कर देगा 5वें दिन ए। ठीक है, 5वें दिन जो है वो ए काम करेगा, तो वो 10 काम और कर देगा, क्योंकि अभी हमारा 94 काम हुआ और हमको काम कितना 120 कराना है। तो सर ये 104 काम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है अगले दिन कौन काम करेगा। तो देखो 104 काम तो हो गया, अब बचा कितना काम है? 16 काम। और ये 16 काम कौन करेगा सर? 5 दिन तो टोटल लग गए, अब ये 16 काम कौन करेगा? तो आप बोलेंगे सर 16 काम ये 37 की क्षमता से ये सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो सर 5 काम ये हो गया और 16 काम ये करेंगे मिलकर। तो सर 5 + 16/37। ठीक है, तो 5 प्लस में 0 पॉइंट लगाकर आप डिवाइड करेंगे ना, पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ जाएगा। 37 के टेबल में अगर मैं देखूंगा, देखो 0 मैंने बढ़ाया यहाँ पर करने के बाद, है ना। 37 के टेबल में मैं देखूंगा तो ये अप्रॉक्स में 4 टाइम्स में जाएगा। तो 5.4 आंसर आ रहा है। और आप देख सकते हैं भैया 5 की लाइन में एक ही आंसर दिया, इसको चेक करना ही नहीं था। ऑप्शन इतने दूर दूर दिए हैं कि इसको सॉल्व ही नहीं करना था। क्या समझ में आ रही बात? क्वेश्चन कहाँ से क्लियर हो जाता है? यहीं से क्लियर हो जाता है सर, कि कहीं ना कहीं 5 के बाद आपको इसमें पॉइंट में ही आंसर आ रहा है ना, पॉइंट में ही आंसर आ रहा है, तो आपको इसमें आगे सॉल्व ही नहीं करना। और 5 की लाइन में एक ही तो आंसर है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही आंसर है। ठीक है, चलो अब इसका मैं बोल रहा था सर एक और तरीका आपको बताऊंगा। अब वो एक तरीका क्या है देवियों सज्जनों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से घूर कर देखना है आपको। देखो, देखें, मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि सर पहले दिन ए काम कर रहा है, कितना काम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका देखना, 10 काम कर रहा है। दूसरे दिन एबीसी मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 37। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है सर? 47 काम हो रहा है। मैं बोलता हूँ एक काम करो, 120 काम कराना है ना, 2 बार पढ़ रहे थे अपन तो 4 दिन में हो रहा था। मैं बोलता हूँ एक काम करो, 3 गुना करना है इसका। तो आप बोलेंगे सर वो तो ज्यादा हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो सर 6 दिन तक काम करवा रहे हैं हम। वो 6 दिन में वो कितना 7 3 देखो मैंने आपको यहाँ पर ब्रेक मेथड बताई है, एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड बताई है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए।
बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वैदिक मैथ्स की क्लास आप देख कर आए, एक बार जरूर देखें उसको, 2x पर चला कर देखें, लेकिन एक बार देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस क्लास से। ठीक है, तो 120 और 21 तो कितना हो जाएगा, 141 हो गया। ठीक है, 6 दिन में 141 काम। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 6 दिन तो काम कराना ही नहीं था, 6 दिन तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको 141 काम तो नहीं कराना था। क्यों? क्योंकि 120 काम है, तो कितना काम एक्स्ट्रा हो गया, 21 काम। तो आप बोलेंगे सर 21 काम कम कर दीजिए। अच्छा, किस क्षमता से करा होगा, 6वें दिन। किसने करा होगा 6वें दिन, एबीसी ने करा होगा, तो वो 37 की क्षमता से। तो 6 में से 21/37 माइनस करेंगे, तो ये भी भैया 6 में से 0.06 के समथिंग माइनस हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 5.4। या फिर देख सकते हैं भाई 6 में थोड़ा सा ही कम हो रहा है ना, तो 6 में जब पॉइंट में ही कम हो रहा है तो भैया 5.4 ही आंसर आएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं आया था। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप कर लेंगे, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऐसा टफ बनाया जाएगा कि आपसे हो ही ना, हो ही ना। ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा जो छोड़ने के लिए आएगा। उसके आगे क्वेश्चन इजी दिए जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा ताकि आप उसमें उलझ जाएं, उसमें अपना समय खराब कर दें, और आप डिमोटिवेट हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए और आगे क्वेश्चन आप ना कर पाए। ठीक है, पेपर बनाने वाले की ये कोशिश होती है कि आप ना कर पाए, थोड़ा सा लेवल तो देना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो सभी एग्जाम निकाल लेंगे। और आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर इस तरीके से नहीं होते ना, तो या तो वो यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाते हैं, या ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, या फिर डिजिटल सम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कई बार ये क्वेश्चन भी नहीं होते ना, तो फिर वो क्वेश्चन होते हैं छोड़ने लायक। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से करने वाला था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग 3% एवरी ईयर। किसी किसी सिटी की पॉपुलेशन, मतलब भालू हैं, किसी शहर में भालू रहते हैं, खैर शहर में तो इंसान रहते हैं, भालू कहाँ से रहने लगे, कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं भाई एसएससी वाले। किसी शहर में भालुओं की जनसंख्या जनसंख्या बोल रहे हैं, प्रति वर्ष 3% बढ़ती है, मतलब 100 से 103 होती है, लेकिन वो हर साल बढ़ती है। तो सर 100 से देखो, मैंने मान लिया कि पॉपुलेशन पी होगी, और वो हर साल 3% बढ़ रही है, मतलब इस साल 103% हो जाएगी, तो 103/100 हो जाएगा। फिर अगले साल 103% हो जाएगी, तो 103/100 हो जाएगा, परसेंट हटा के। और वो बोल रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी हो गई है। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अब जो आ गई ना, वो आ गई 21,218 आ गई। तो आपको ये पी की वैल्यू निकालना कि तब क्या थी, तो कुछ नहीं करना सर, ये जो इधर मल्टीप्लाई में वो उधर डिवाइड में पहुंच जाएंगे ना, इतना तो पता होगा भाई लोग। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी क्लासेस। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो बताएं, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं भाई क्लास कैसी रखी, और लगता है कि कंटिन्यू करना तो भी बताइए। ठीक है, ये 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 206, 6 बचा, 06 बार में। ठीक है, ये फिर 2 बार में कट जाएगा, तो कटता है ही भाई, तो ये 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000, हिज एक्सपेंडिचर इज 7,500। देखिए भैया, किसी व्यक्ति की इनकम जो है ना, वो दो जगह जाती है, या तो खर्च होता है या सेविंग पर जाती है। ठीक है, हाँ भाई, जो भी आप गर्लफ्रेंड पर खर्च करते हैं वो भी फ्यूचर में पता लगेगा कि वो एक्सपेंडिचर था या सेविंग थी। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट था, खैर मजाक की बात थी। ठीक है, तो 75%, 75,000 प्लस यहाँ पर कितना जाएगा, 20,000। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर रेशियो ले लो भैया, अगर मैं तीनों का रेशियो ले लूँ तो ये 19 बार में जाएगा, ये 15 बार में नहीं जाएगा, कुछ भी बोल रहे हैं हम, 15 बार में जाएगा, और ये आ जाएगा 4 बार में। तो ये रेशियो आ गया क्या? ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि इनकम को 18% बढ़ा दिया जाता है, इनकम को 18% बढ़ा दिया जाता है। देखिए भैया, मैं वेटेड एवरेज से करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। इनकम को 18% बढ़ाया, एक्सपेंडिचर को कितना 12% बढ़ाया, 12% इंक्रीज करा। आपसे पूछा जा रहा है कि सेविंग कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर, यदि ये 18% बढ़ा है, मैं मान लेता हूँ कि सेविंग भी 18% ही बड़ी होगी, बड़ी होगी। लेकिन यहाँ से ये चिल्ला के बोल रहा भैया मैं 18% नहीं बढ़ाऊँ। एवरेज में वेटेड एवरेज पढ़ाया जाता है कि सर ये 18% बढ़ रहा है, तो ये भी 18 बढ़ना चाहिए, ये भी बढ़ना चाहिए। तो भैया हमने इसको तो मान लिया, क्योंकि ये अभी कुछ निकला नहीं, तो हमने इसको मन से मान लिया 18%। जैसे छोटा बच्चा होता है, मम्मी कुछ भी पहना देती है, बेचारा पहन लेता है। ठीक है, तो ये भैया अभी छोटा बच्चा है, तो इसको हमने 18% मान लिया। लेकिन ये यहाँ से चिल्ला के बोल रहा नहीं, मैं तो 12% हूँ। तो भैया 12% हमने बोला तेरी डिमांड हम पूरी कर देते हैं, तू 12% है ना, मतलब हमने तेको भी 18 मान लिया है। तो बोलता नहीं, मुझे 18 मत मानो, तुम मतलब मैं कम आया हूं, तो मेरी कमी पूरी कौन करेगा, यही भैया तो पूरी करेगा ना। क्योंकि एवरेज चिल्लाकर ये बोल रहा है भैया दोनों 18 होना चाहिए, तुम मैनेज करो। तो ये बोल रहा मैं तो पहले से ही हो चुका हूँ, मैं फिक्स हूँ, मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो ये छोटा बच्चा बोलता है जो भी है मैं चेंज कर लूंगा। तो ये 18% है। भैया ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये 6% कम है। देखो 6% कम है 18 से, तो 6% कम है, लेकिन कितने लोगों का, टोटल 15 लोगों का कम है।
15 लोगों का कम है, तो ये बोल रहा मैं इतना कम हूँ। अब ये बटेगा कितने लोगों में? इन 4 में बट जाएगा। ठीक है, तो 18 में प्लस कर देंगे हम, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 45 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा 40.5 इसका आंसर, 40.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। कोई ये तरीका नहीं भी आता है तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ भाई लोग। देखिए, आपने 18% इंक्रीज हो रहा है ना इनकम, सॉरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर ही इनकम बनती है, ये पता है। तो हमको पता है, तो सर हम एक काम करते हैं, एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो किस किस का दिया हुआ है? ये देखो इन दोनों का दिया है। तो आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सर देखिए, दोनों को जोड़कर ये आना चाहिए ना, दोनों का एवरेज इनकम आना चाहिए ना। तो ये कितना बढ़ रहा है? 18% बढ़ रहा है। कौन? इनकम। इनकम 18% बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल 18% बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 12% बढ़ रहा है। तो ये मान लेते हैं X% बढ़ रहा होगा। और ये बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा था? अपने देखा था, इनकम 19 थी, एक्सपेंडिचर 15 था, और सेविंग 4 थी। ठीक है, तो ये रेशियो सर 15 और 4 आ रहा है। तो आप देखिए इनका अंतर कितना? 6। तो सर 4 की जगह 6 कितने गुना? 4 की जगह 6 कितने गुना? 1.5 गुना। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। इसका 1.5 गुना कितना होगा? 22.5। 22.5 आ जाएगा। यहाँ इनका अंतर लेकर यहाँ है, तो इनका अंतर लेकर यहाँ जाएगा, जुड़कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40.5। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, यदि आपको पता है तो सॉल्व करिएगा। मोहन एक टेबल को इतने रुपए में बेचता है जिससे उसको इतना प्रॉफिट होता है। बोला ना कि मोहन एक टेबल को इतने में बेच रहा है यदि उसका लाभ इतना है। भैया देखो 2832 रुपए में बेच रहा है, 18% का लाभ। भैया क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 18% का लाभ ले रहा है, मतलब 118% में बेच रहा है। और मैंने आपको हमेशा से बताया है, जितने परसेंट के बराबर है उसको नीचे लिखते हैं भैया। कहीं ना कहीं 118% आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और ये बोल रहा है 118% में बेच रहे हैं, मतलब 2832 118% के बराबर है, और निकालना कितने की कीमत है? 100% की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए, तो ये कट जाएगा पूरा, देखते हैं कट रहा है या नहीं। पहले छोटे से काट लेते हैं आप। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 59 2 ज़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 59 2 ज़ा आप करेंगे तो 118 हो जाएगा। 118 के बाद ये बचेगा 23, 236, 4 बार में आ जाएगा 36, 236, 236। ठीक है, तो 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आया होगा। ठीक है, इन हाउ मच ईयर वुड 80,000 अमाउंट्स टू रुपीज इतना 10% पर एनम एट द रेट ऑफ 10% रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ध्यान से सुनिएगा, 80,000 रुपए की राशि है जो कि 1,17,128 रुपए बन जाती है। वो आपसे पूछ रहा है कि ये कितने सालों में बन रही है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन करने का तरीका देखिए ध्यान से। 10% पर एनम ब्याज मिल रहा है, मतलब ब्याज का मतलब 10 से 11 हो जाएगी सर राशि एक साल में। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला? कितने साल की बात है, कितने समय की बात है? तो सर वो जो समय होता है ना, वो टाइम इसका पावर कर देते वहीं से निकलता है, वो टाइम यहाँ पर लिखा जाता है। तो जिस रेशो में ये आएगा वही रेशो में ये भी आना चाहिए, 1:8 अपॉन में 80,000। ठीक है भैया, यहाँ पर 10 की पावर में इसको भी कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए सर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो ही जाएगा, हर बार हो जाता है। तो 8 से करेंगे तो ये 10,000 बार में जाएगा। ये 8 1 ज़ा 8, 3 आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 5, 8 6 ज़ा 48, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8। भैया आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा 10/11 की पावर 4 है ये। 10 की पावर 4 होता है 10,000, 11 की पावर 4 होता है 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्या बात समझ में आ गई? तो 4 वर्ष में ये चीजें, ये कहानी बन रही होगी। आगे देखें, 5 घंटियां सुबह 9 बजे बजती है साथ में। ठीक है सर, फिर वो 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती है हर एक घड़ी। भैया देखो ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा। मैं बोलता हूँ कि 2 घंटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटी की। पहली घंटी हर 2 मिनट में बजती है और दूसरी घंटी हर 3 मिनट में बजती है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ये दोनों एक साथ कब बजेगी? तो सर देखो, पहली वाली घंटी 2 मिनट पे बजेगी, फिर 4 मिनट पे बजेगी, फिर 6 मिनट पे बजेगी, राइट। दूसरी घंटी कब बजेगी? पहले 3 मिनट पे बजेगी, फिर अगले 6वें मिनट पे बजेगी। तो ये दोनों देखो 6वें मिनट पे कॉमन बज रही है। तो ये 6वें मिनट पे कॉमन बज रही है, तो सर यहाँ तो छोटा क्वेश्चन था, जब बड़ा आएगा तो इसे टेबल थोड़ी ना लिखेंगे। तो इसी को तो हम एलसीएम के नाम से जानते हैं भैया, इसी को तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में, देखिए इन दोनों में कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब पहाड़े में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो दोनों में कॉमन सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है, उसी का नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गई बात? तो भैया यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आ रहा है,
तो सर यहाँ पर ये 6वें मिनट पे दोनों साथ में बजेगी। तो मतलब हमारा मोटिव है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया है कि 12 सेकंड में बजती है, दूसरी 18 सेकंड में बजती है, तीसरी 24 सेकंड में, फिर 36 सेकंड में, फिर 45 सेकंड में। अब इनका एलसीएम निकालना भी एक कला है, वो भी बता दो एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम का मतलब होता है कि हमारा सब कुछ एलसीएम में आ जाए लेकिन कोई भी रिपीट ना हो। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का मतलब होता है कि आपका सब कुछ उसमें आ जाए लेकिन कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो आप बोलेंगे चलो अपन ऐसा कर लेते हैं, हम इसके पास गए, हम इससे बोलते भाई तेरा 9 भी ले ले रहे हैं, हम 5 भी ले ले रहे हैं। इसके पास गए तो ये बोलता भैया मैं 9 4 जा 36 होता हूँ, तो इसका 9 इसमें बैठा हुआ है, तो हमको 4 की कमी थी, हमने 4 लिख दिया। ये 24 है, 24 किससे मिलकर बनता है, 4 6 जा 24, या फिर 3 8 जा 24 भी बोल सकते हैं। तो देखो एक 3 तो इसमें बैठा हुआ है, ये 4 है तो 12 बन गया, मतलब एक 3 इसमें है, 4 है तो 12 तो है, एक 2 की कमी थी तो एक 2 और लिख दिया। 18 के पास गया, 18 बोलता है मैं 9 2 जा होता हूँ, ये 9 भी है ये 2 भी है, या इसमें भी 2 है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 12 बोलता है मैं 6 2 जा 12 होता हूँ, तो भैया इसमें 3 भी है, इधर 2 भी है और ये 4 भी है, तो यहाँ पर 4 3 जा 12 भी बन रहा है, तो अब जरूरत ही नहीं, तो यही आपका एलसीएम है। तो 9 5 जा 45, 45 4 जा कितना होता है 180, 182 जा कितना होता है 360। तो ये आपका एलसीएम हो गया, या फिर भैया दूसरा तरीका आपने जो पढ़कर आए हैं बचपन में उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये 360 आपका एलसीएम हुआ। तो 360 एलसीएम हुआ तो मतलब 360वें सेकंड, हर 360वें सेकंड में ये बजेंगी। तो सर पहले ये यदि 9 एम पर बजी थी, 9 एम पर बजी थी, तो अब 360 सेकंड के बाद बजेगी। 360 सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब होता है 6 मिनट। तो सर अब 9 एम पे बजी थी, अब 9:06 पर बजेगी। यही आपका आंसर है, 9:06 AM पर। अगला बार अगर पूछता कि दूसरी बार कब बजेगी, तो 9:12 पे बजेगी। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि ये घंटी तीसरी बार कब साथ में बजेगी, तो सर 9:18 पे बजेगी। 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये दूसरी बार कब साथ में बजेगी, या तीसरी बार कब साथ में बजेगी, या 10वीं बार कब साथ में बजेगी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति अपने वेतन में, मतलब ए नाम है उसका, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। कोई बात नहीं सर, ये 45% अपने भोजन पर खर्च कर रहा है, बहुत खाने वाला व्यक्ति है। और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में खर्च करता है। चलो अच्छा व्यक्ति है भाई, 5% वृद्धाश्रम में भी देता है। ठीक है यार, ये वृद्धाश्रम देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है। वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों होती है, थोड़ा सा सोचना आप लोग, है ना भाई। आप लोग ऐसे काम नहीं करना कि वृद्धाश्रम में किसी को भेजने की, अपने पेरेंट्स को भेजने की जरूरत पड़े। ठीक है, आप लोग अपने लेवल पर नहीं करना ये काम। तो यहाँ पर बोला है कि सर 45% भोजन पर खर्च करता है, 5% वृद्ध आश्रम पर खर्च करता है, तो टोटल 50% तो खर्च कर दिया ना सर, 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 50%। बोल रहा 28,500 खर्च करता है, तो एक ही आय बताओ। तो सर 50% मतलब आधा खर्च कर रहा है, तो इसकी आय और आधी मिला देंगे, डबल इसका होगा। तो 28 दूनी 56, तो 57,000 आय हुई होगी ना, 57,000 हुई होगी, क्योंकि 50% खर्च कर रहा है ना, ये 50% आ गया। तो खर्च की कीमत 28,500 है, तो इसका डबल ही तो उसकी इनकम होगी ना टोटल, तो इसकी डबल इनकम हो जाएगी, तो उससे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखें। कोन जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर, उसको पिघला कर, देखो बोला है ना एक कोन है, या फिर हम इसको शंकु भी बोल सकते हैं। शंकु मतलब होता है आप आइसक्रीम का कोन खाते हैं ना, उस शेप का। 9 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस 9 सेंटीमीटर है। दूसरा इसकी ऊंचाई जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो बेलन की लंबाई दी हुई है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो भैया, यदि किसी चीज को आप पिघला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला गया कि कोन को पिघलाया, तो पिघलाकर उससे जो मटेरियल निकलेगा, उसी मटेरियल से तो सिलेंडर बनाया जा रहा है, उसी मटेरियल से तो बेलन बनाया जा रहा है। तो जितना वॉल्यूम, जितना घनत्व शंकु का होगा, उतना ही घनत्व बेलन का भी होगा। तो यहां पर सर दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। चलिए देखिए, पाई से पाई तो कट गया सर, अब हाइट और रेडियस मत काट देना, दोनों की डिफरेंट है। 1/3, कोन की रेडियस कितनी है सर 9, तो 9 का स्क्वायर 81 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कोन की हाइट कितनी है सर 15, तो 15 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी रेडियस कितनी है सर, वही निकालना है आर स्क्वायर। इसकी हाइट दी हुई देखो 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 3 जा 45 हो जाएगा, 3 27 से कट जाएगा, और ये 3 9 जा 27 कट जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये आर किसका है
ये बेलन का है, सिलेंडर का है, उसकी वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर सिंपल आर की वैल्यू कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, आपसे बोला डायामीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। ध्यान रखिएगा कई बार फ्लो में हम 3 सेंटीमीटर के आगे 6 सेंटीमीटर भी 3 सेंटीमीटर ही लगा कर आ जाते हैं, जबकि पूछा उसने हमसे डायामीटर था। तो फ्लो में 3 सेंटीमीटर टिक ना लगा देना, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं इसमें। एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करिए। अब देखो वो वाली अपनी कहानी याद आ रही होगी आपको। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो सर यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए 20, 15, 10 और ये, तो हम जोड़ देंगे सर 20 + 15 + 10 और +24। देखिए भाई ये पहला सेट है, ये पहला सेट मैं आज करा रहा हूँ। इसमें मैं धीरे धीरे आपको ना पूरा बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन आगे से जब हम आगे चलते जाएंगे ना, तो ये बातें जब रिपीट होगी ना, तो मैं वहां पर शॉर्ट में बताऊंगा। तो आप लोग ना यही शुरू से बिल्कुल ध्यान से करते चलिए, जो चीज आपको नई लग रही, जो फॉर्मूले न्यू लग रहे हैं उनको लिखते चलिए और उनका रिवीजन करिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो सेट आपने ये क्लास में कवर कर लिया, उस सेट में जो क्वेश्चन आए थे उस पैटर्न का यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, बस इतना कर लेना। तो आपने ये जो 1500 क्वेश्चन कर लिए ना भाई, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम आप मैथ्स में अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये आपका एज अ सेट की तरह काम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो एवरेज स्पीड आपकी 20, 15, 10 और 24 को मिलाकर बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें समय निकालते हैं। मैंने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से टोटल टाइम निकलता है। तो डिस्टेंस से 20, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम आएगा, देखो पहले का टाइम इतना आ जाएगा, दूसरे का टाइम कितना हो जाएगा 15/3, तीसरे का टाइम कितना हो जाएगा 10/2 और चौथे का टाइम कितना आ जाएगा 24/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35, 45, 49, 59, 16, 79 हो जाएगा क्या? 20, 30, 40, 50, 60, 69 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 5 4 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20। इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8.5, तो 3.45 इसका आंसर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये चीजें मन में करने वाली थी, आपको यहाँ पर बताइए नेक्स्ट क्लास में जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं मन में करूंगा, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से पूरे सेट कवर करते चलना। दिव्या मैम क्या करती है, कार से 35,000 रुपए की कार, अरे नहीं नहीं कार से नहीं, कार खरीदी है, सॉरी। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए की कार खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है ना, 35 देखो 3,50,000 की थी और 4,35,000 में बेच दी। मैं बोलता हूँ रेशियो ले लो यार, कोई मतलब नहीं, रेशियो ले लो, ठीक है। रेशियो ले लिए, 35 की 350 की चीज थी ना, 350 की चीज को 435 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है दिव्या मैडम को? तो 85 का मैम को फायदा हो रहा है 350 की चीज पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीपल, ठीक है। चलिए सुन सब सुन, किसकी धुन? प्यार की धुन। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। कट जाएगा ये किसी से, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा? 1, 1 ही बच रहा है ना, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, मुझे कहीं पर गलत लग रहा है ये, 1 के आगे 0 जो हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो गया, 1 आ रहा है, 7 1 ही आ रहा है ये तो आंसर यहाँ तो गलत आ रहा है। देख लेते कहीं पर मिस्टेक हो रही है भाई। 3,50,000 है, 4,35,000 है, 3 0 से 3 0 कटे, 350 की चीज थी, 435 में सेल कर रहे हैं, 50 में 400 हो जाएगा 85, बिल्कुल 85 का फायदा हो रहा है 350 पे 100 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पर हम देखेंगे, तो 85 की चीज पर 350 की चीज पर 85 का फायदा हो रहा है, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सा सुन प्यार की धुन। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 85 2 हो जाता है 170 अपॉन में 7, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 3, 7 4 ज़ा 28.7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 ऐसे पॉइंट में आएगा तो 24.3, क्योंकि इसने बोला ना अप्रॉक्स। तो आप देखें जब ये 24 आ गया तो एक ही ऑप्शन तो 24 में दिया है भाई, आगे सॉल्व ही नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही थी देख लेते हैं। 5 7 35, 5 1 ज़ा 5, 5 7 आ रहा था, यहाँ 17 आ रहा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 5x माइनस में 2y रेशो में, ठीक है। श्री राधे राधे भाई, सभी को श्री राधे राधे, ठीक है। और
गुड मॉर्निंग बोला, इसका मतलब ये है कि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आप रात में देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सभी को, ठीक है। जिस भी टाइम देख रहे हैं आप उस टाइम के लिए सब कुछ देखें। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 5 85y एक्स माइनस में 34y इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो 9x माइनस में 18y, ठीक है ना। जब ये 9 इधर आकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 5 गया वो 4 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 76x, ये उधर जाकर प्लस होगा तो कितना बचेगा 16y, ठीक है। चलिए काट देते हैं, 2 3 जा 2 9 जा 2 8 जा 16, ये तो 4 से कट रहा था ना भैया, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 9 जा 36। तो यहाँ से x रेशो y कितना आ गया सर, आपका x रेशो y आ जाएगा 4 रेशो 19, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पर सर, 9 इंटू में 4 अपॉन में 13 इंटू में 19, 9 4 से 36, एक ही ऑप्शन में 36 चल रहा भाई, यही आंसर है। अपॉन में 19 3 से आप देखो मल्टीप्लाई ब्रेक मेथड भी बताइए, 19 3 से 57, 190 और 57 कितना हो जाएगा 247, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर भी आया होगा समझ में। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ध्यान से देखिएगा, 5 घंटे कोई कार चल रही है और 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति चलती, मतलब जो भी स्पीड चली थी उससे आधी गति चलती, आप आपका ही इमेजिन करिए कि आपको किसी जगह पर जाने में 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन आप अगले दिन क्या कर रहे हैं, कबीर सिंह बन के बिल्कुल जो स्पीड से आप एक दिन चल रहे थे उससे आधे से चल रहे हैं, आप कबीर सिंह बन गए, आधी स्पीड से आप इंजॉय कर रहे हैं, सफर के मजे ले रहे हैं। तो आप आधी स्पीड से चल रहे हैं तो आपको जो समय था वो भी आधा लगेगा या डबल लग जाएगा, समय डबल लगेगा ना भाई। तो उसी प्रकार से जब आपने स्पीड आधी कर दी ना तो टाइम उसका डबल हो जाएगा, जितने गुना स्पीड को कर दोगे ना उतने गुना, मतलब जितने गुना कम कर दोगे उतनी गुना स्पीड बढ़ जाएगी, समझ में आ रही बात। जितने गुना स्पीड कम करी उतने गुना टाइम बढ़ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो सर यहाँ पर जब आपने आधा स्पीड कर दिया तो टाइम डबल लगेगा, तो सर यहाँ पर 5 घंटे की जगह 10 घंटे का समय लगेगा, लगेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने पूछा है हाउ मच मोर टाइम, कितना अधिक समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन में भी गलती होने की चांसेस थे और इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। इस सीरीज का जिस बच्चे ने मुझे ये प्रैक्टिस सेट सेंड किया है ना भाई, उसने ये क्वेश्चन में भी गलती करी थी और फ्लो फ्लो में उससे गलत हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस तरीके क्वेश्चन को। एक्स बॉट, देखो ये एक्स देना नहीं चाहिए, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी, ठीक है, 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी, ठीक है सर। उसके बाद 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, 2 दर्जन मतलब डजन होता है, ठीक है, 2 डजन पेन खरीदे और ये पेंसिल थी। बोल रहा है एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो सर यहाँ से एक पेंसिल का रेट निकालना है, तो 40 पेंसिल यदि 180 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने की, तो आप क्या बोलेंगे सर, 180 में 40 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो 4.5 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। 2 डजन का मतलब होता है, देखो डजन मतलब होता है दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में कितने 24 पेन, तो यहाँ से 24 पेन की कीमत कितनी दी हुई है 180 रुपए, तो एक पेन की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 180 अपॉन में 24, ठीक है। 24 के टेबल में ये आता है क्या, नहीं आ रहा है तो एक बार 12 टू जा कर लो, 12 वन जा 12 फाइव जा 60, तो ये 7.5 आ गया। सर इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4.5 और 4.5 में 3 का, 4.5 में और 7.5 में 3 का डिफरेंस है, ठीक है, यही निकालना था। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, देखो भैया 40 में और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके संख्या चलती रहती है, ठीक है। एक बात बताओ, एक किस किस से डिवाइड होता है, डिवाइड किससे होता है, तो आप बोलेंगे एक से डिवाइड होता है। दो किस किस से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे सर ये एक से होता है और दो से होता है, 2 नंबर से डिवाइड होता है। तीन किस किस से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे सर ये एक से होता है, 3 से होता है डिवाइड खुद। चार किस किस से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे सर चार एक से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। पांच किस किस से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे सर एक से होगा, 5 से होगा। छह किस किस से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे एक से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 खुद से होगा। मतलब ये होता है जो डिवाइड करता है उसका नाम होता है फैक्टर, गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक के कितने फैक्टर हैं, तो एक फैक्टर है, एक डिवाइड करने वाला है, एक काटने वाला है, दो को दो काटने वाले हैं, तीन को दो काटने वाले हैं, चार को तीन काटने वाले हैं। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, और वो दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। भैया जो ये वन है ना, ये जो आपको सीधा दिख रहा है ना, ये यूनिवर्सल कटैया है। कटैया का मतलब क्या, कसाई नहीं भाई, ठीक है। देखिए कसाई नहीं बोलेंगे इसको,
कसाई को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं भाई, है ना। जो ये वर्ड है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। एक को मैंने यूनिवर्सल कटैया क्यों बोला है, क्योंकि एक सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। एक के टेबल में सब कुछ आता है, एक एक को भी काटेगा, दो को भी काटेगा, तीन को भी काटेगा। तो ऐसे नंबर जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, हर संख्या खुद से जरूर कटती है भाई, हर संख्या खुद से जरूर कटती है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो, उसी को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो सर यहाँ पर एक जो है ना, एक कौन से कट रहा है सर, एक खुद से ही कट रहा है, सिर्फ एक से। तो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो ये ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन आया था सीएचएसएल में कि वन इज प्राइम नंबर और नॉट, वन कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन में प्राइम नंबर लिखा था, वन प्राइम नंबर नहीं है। वन प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। वन नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, सब कुछ है, लेकिन वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ दो, तो सर दो को कौन कौन काट सकता है, एक काट सकता है, दो काट सकता है, ये दोनों, ये है अभाज्य संख्या। तीन को देखो, तीन को सिर्फ एक डिवाइड कर सकता हो, तीन, ये भी है, क्योंकि देखो खुद एक, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। चलो चार को देखो, तो चार को देखो आप, एक से कटेगा, दो से भी कट रहा है और चार से भी कट रहा है। तो सर ये दोनों तो ठीक थे, लेकिन ये दो से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर वो प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए, दो से कम भी नहीं होना चाहिए। और वो दो कौन कौन से, एक तो वन खुद, एक तो वो नंबर खुद, और दूसरा वन। वन यूनिवर्सल कटैया होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की कि 40 से 50 के बीच, मतलब 40 और 50 के बीच का मतलब 40 और 50 को नहीं लेना है। तो एक तो 41 ऐसा नंबर है जो खुद से कटता है, 42 तो कटता है 21 से, 42 नहीं होगा। 43 भी एक प्राइम नंबर है जो खुद से कटता है और एक से कटता है। 43 के बाद 44 11 के टेबल में आता है, 45 9 के टेबल में भी आता है, 46 23 के टेबल में भी आता है, 47 बिल्कुल प्राइम नंबर है, 48 आता है सर, 48 24 के टेबल में आता है, 49 7 के टेबल में आता है। तो सर तीन ही फैक्टर होंगे, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन पूछा था आपसे। एक डीलर एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी। भैया एक वस्तु है, ध्यान से देना, देखना है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है। एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी भैया, ठीक है सर, डिस्काउंट दिया 20% का, जिससे उसको 10% की हानि हुई। हानि व्यय करता है मतलब लॉस हुई 10% का, 10% का लॉस हुआ। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 440 रुपए का लाभ हो भैया। तो सबसे पहले तो सर यहाँ पर हम सीपी निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है। तो आपको मैंने सीपी और एमपी में एक रिलेशन बताया, यदि याद हो तो, एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस में डिस्काउंट कितना 20, और यहाँ पर 100 माइनस में लॉस आ जाएगा कितना 10। तो सर ये 90 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 80। तो यहाँ से कितना रेशियो बन गया 8:9। अच्छा मार्क्ड प्राइस कितनी दी हुई है 72,000, 8,000 गुना दी हुई है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 8,000 गुना। तो सर सीपी कितनी आ गई 64,000 आ गई, 64,000 आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है हमारे से, क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन में, कि सर 64,000 की चीज थी, वो बोल रहा है यदि वो इसको 440 रुपए के गेन पर बेचे, मतलब वो बोल रहा है 64,440 रुपए के गेन पर बेचे, तो उसको कितना डिस्काउंट देगा वो। तो आप एक बात बताओ, कितना डिस्काउंट देगा। तो आप बोलेंगे सर 65,000 यदि इसको मैं मान लूँ, 660 560 फिर बढ़ा दूंगा। तो अगर मैं 65,000 मान लूँ, तो 7,560 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है इसमें, 7,560 का कितने पर, 72,000 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1 2 3 सुन सबा सुन, काट देते हैं। 72 1 72, 3 बचा, जीरो लग जाएगा, या 72 10 720 हो जाएगा। कितना बचा रहा 36, पॉइंट लगाएंगे 360, 72 5 360 होता है, 10.5% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, इसमें 20 ही क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन ही आते हैं। तो भाई लोग ये रहे आपके 20 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यदि इसमें से किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है ना भाई, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि सर इस नंबर का क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यदि इस की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें दो टेलीग्राम चैनल के लिंक है, एक आपका मोटिवेशनल चैनल है और दूसरा ग्रुप वाला चैनल है। दोनों में से आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अल्टीमेटली उसमें डाउट ग्रुप में आप पहुंच ही जाएंगे। उसमें डाउट ग्रुप का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, मैसेज आइकन में जाके आप वहां से जा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको नंबर दिया हुआ है, और उसके साथ व्हाट्सएप नहीं तो आप टेलीग्राम पर मुझे ग्रुप में सेंड करें, वहां पर मैं देख लूंगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजें, उसकी मैं पूरी मेथड्स वहां पर भेज दूँ, ठीक है। चलिए, तो और इसका जो पीडीएफ है वो प्रॉपर पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलने वाला है, तो ग्रुप को अभी जाकर ज्वाइन कर लें। पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी 10 मिनट के अंदर, क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। हर क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी,
ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, श्री राधे राधे।